बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे मैं बात करने में भी घबरा रहा हूँ। हकीकतन बात है कि मैंने ये टॉपिक मुझे दिया अमार शाह साहब ने और उन्होंने कहा जी कि आप इस पे वीडियो बनाएं कि ये आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। हेडिंग आपने पढ़ रही है ऑलरेडी कि जो बच्चे स्वीडन के अंदर वालिदैन के साथ यहाँ पे आते हैं और 18 साल से कम उम्र से शुरू होते हैं और इस वक्त उनकी उम्र 18 साल से ऊपर 21 साल से ऊपर चली गई है, तो उनका क्या फ्यूचर है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बच्चों को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जब मुझे बात पता चली तो मैंने इसको ढूंढना शुरू किया और यकीन जाने कि मिग्राखून बरकत या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके मैंने A to Z पढ़ा और मैं पिछले 2 दिन से लगातार इसको ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नज़र आए जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूँ और जो सर्टेन हो कि यही चीज़ है और इस चीज़ पे आपने चलना है और ये रूल्स हैं और इस रूल्स के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। ये चीज़ नहीं होगी तो ये ऐसे होगा, फलां चीज़ होगी तो ऐसे होगा। आप बिलीव करें कि मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुमकिन है मैं मिस कर गया हूँ, अगर किसी और साहब को नज़र आई है तो बलाई मेहरबानी मुझे कमेंट में लिख के मुझे बताएं ताकि मैं उस चीज़ को पढ़ सकूँ और मैं अपनी इस्लाह भी कर सकूँ। इसलिए मेरी आज की वीडियो में मैं 100% गारंटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि वीडियो में जो भी चीज़ बयान की जाएगी वो 100% करेक्ट होगी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने एक लंबी ईमेल लिखी माइग्रेशन वर्कर वालों को और मैंने ये उनसे क्वेश्चन उठाए और मैंने खुद को बाकायदा तौर पे लिखा कि ये जो क्वेश्चन है ये मुझे आपकी वेबसाइट पे नहीं मिल रहे। क्वेश्चन मेरे ये थे कि अगर लड़का या लड़की 18 साल से ऊपर हो जाए और वालिदैन के साथ रह रहे हों तो उनका स्वीडन के अंदर लीगल स्टेटस क्या है। जब वो पेपर अपने रिन्यू करवाने जाएंगे तो क्या वो सेपरेट करवाएंगे या वालिदैन के साथ करवाएंगे। वो स्टडी कर रहे हों और वो काम कर रहे हों फिर उनका स्टेटस क्या होगा। सेम क्वेश्चन मैंने कहा अगर बच्चा या बच्ची 21 साल से ऊपर हो जाएं तो फिर उनका स्टेटस क्या होगा। जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त वो किस बेस पे अप्लाई करेंगे, सेपरेट अप्लाई करेंगे या वालिदैन के साथ अप्लाई करेंगे। वो काम करना चाहिए उनको या उनको पढ़ना चाहिए या दोनों काम करने चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन किया उनसे, ईमेल लिखी उनको। उनका मुझे एक जवाब आया और मैंने उनको ये भी ईमेल में लिखा था कि जब आप मुझे जवाब दें तो बराए मेहरबानी मुझे वो रूल्स भी बताएं और उन रेफरेंस दें, मुझे लिंक भेजें उन रूल्स का कि जो रूल्स आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं जब वो 21 साल से 18 साल से ऊपर होते हैं उनके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं मुझे वो रूल बताएं, मुझे लिंक भेजें ताकि मैं भी उनको पढ़ सकूँ। 2 दिन के बाद मुझे उनकी ईमेल का जवाब आया और इस ईमेल का जवाब भी ऐसा लिखा हुआ है कि मैं सच्ची बात है आप किसी को समझाने के काबिल नहीं हो उसमें से भी, क्योंकि उसमें से भी किसी रूल्स का कोई लिंक नहीं है, कोई हवाला नहीं है। लेकिन जो उन्होंने मुझे जवाब दिया है थोड़ा गोल गोल सा जवाब था। मैं ईमेल जो है आपको वो शेयर कर दूंगा वीडियो के दौरान में, आप उस ईमेल को खुद भी पढ़ लीजिएगा वीडियो के दौरान में स्क्रीन पे। उसमें उन्होंने 2 मुझे ऑप्शंस दिए हैं कि जी अगर तो बच्चा 18 साल से ऊपर उम्र का हो जाता है और 18 साल से ऊपर उम्र होने के साथ उसका जो स्टेटस है वो सेम रहता है एज इट इज़। वो जो एज है उसको वो काम की इजाज़त देती है उसको स्वीडन के अंदर, वो उसको स्टडी करने की इजाज़त देती है, उसको यहाँ पे रहने की भी इजाज़त देती है। और जब वो बच्चा अप्लाई करता है एक्सटेंशन के लिए या PR के लिए तो वो वालिदैन के साथ अप्लाई कर सकता है और वालिदैन के साथ ही उसका सारा सिस्टम आगे चलेगा, एप्लीकेशन उसकी आगे चलेगी। सिर्फ PR के लिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है। मैं आपको वो PR के लिए डिफरेंट सिनेरियो वो भी समझा देता हूँ अगले 2-3 मिनट में। इसी तरह उन्होंने कहा जी जब बच्चा 21 साल से ऊपर उम्र का हो जाए तो उसकी जो मेन चीज़ देखना चाहते हैं इमिग्रेशन वाले, वो कहते हैं जी उसको हम देखेंगे कि वो अपनी फैमिली के साथ जज्बाती तौर पर कितना कनेक्टेड है और उसके साथ वो जो फैमिली है या वो है या जो एप्लीकेंट है वो स्वीडन के साथ कितना कनेक्टेड है। अब ये चीज़ फैमिली के साथ उसका कनेक्शन कितना ज़्यादा है, ये डिपेंडेंट है, जज्बाती लगा हुआ है, क्या जो चीज़ें इसमें शामिल है वो वाली, उसके साथ उसका स्वीडन के साथ कनेक्शन है। ये उनका जवाब है। ये चीज़ हम देखेंगे
केस टू केस हम उस पर अप्लाई करेंगे। वो अगर ई सर्विस के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो वालिदैन के साथ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो सेपरेट भी कर सकता है अप्लाई एक्सटेंशन के लिए। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बाई एंड जमा करवा रहे हैं तो वो एक सेपरेट फॉर्म, जिस तरह सेपरेट फॉर्म बाकी सारे बच्चे फिल करते हैं, वो फिल करके वो भी जमा करवा सकता है। उसमें क्लियर कट नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है, लेकिन जो कुछ लोगों से मैंने रब्ता किया जिनके बच्चे बड़े हो गए थे और 21 साल से ऊपर उम्र के हो गए थे, और जिन्होंने कुछ बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं पीआर लेने के लिए, कुछ बच्चों के लिए उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन आ चुके हैं। कुछ का मुझे पता चला है कि जी उनको डिपोर्टेशन का ऑर्डर मिल चुका है उनके बच्चों को कि आप के बच्चे यहाँ पे नहीं रह सकते, बच्चों को आपने वापस भेजना है, ये आपकी कैटेगरीज में पूरे नहीं आ रहे। अब जो मुझे नॉर्मली जो सबसे जवाब मिला है लोगों से जिनको पेपर मिल गए हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे बच्चे 21 साल से ऊपर उम्र के हो गए थे और वो पढ़ रहे थे, और उस पढ़ाई की बेस पे उन्होंने लिखा जी कि ये 100% स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, और उस बेस पे उनको पीआर मिली है और उसी बेस पे उनको नेशनलिटी भी मिल चुकी है। कुछ वालिदैन ने मुझे ये बताया है कि जी उनका जो बच्चे हैं वो 50% पढ़ रहे हैं और 50% जॉब भी कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है ये साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, 50% जॉब भी कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 100% जॉब कर रहे हैं और 100% पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। 8 घंटे स्कूल में पढ़ना है तो 8 घंटे जॉब नहीं कर सकते वो। तो अगर वो 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी 3-4 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप बताएं 60% पढ़ रहे हैं, 40% जॉब कर रहे हैं, तो ये आप बता सकते हैं। 100% आप दोनों काम नहीं करा सकते बच्चों से। कुछ ने कहा जी कि हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ जॉब कर रहा है और 100% जॉब कर रहा है, ये उसकी सैलरी है, हर चीज़ उन्होंने बयान की, उसके बच्चों को पेपर मिल गए हैं। एक शख्स ने जवाब दिया था उनको कि जी मेरे बच्चे 100% काम कर रहे हैं और 100% स्टडी भी कर रहे हैं, जो मेरे सोर्सेस से मुझे चीज़ें इंफॉर्मेशन मिली है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसको उन्होंने कहा जी कि आप अपने बच्चों को वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में भेज दें, क्योंकि आपके बच्चे जो आपने हमें बयान किए ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गलत बयानी आपने किया हम लोगों के साथ। अब जैसे कि मैंने बोला इनकी ईमेल मैं आपके सामने रखता हूँ और आप उस ईमेल को पढ़ें, और उस ईमेल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मरकज़ी दरख्वास्त दहिंदा और ख़ानदान के रुकन के दरमियान मुमकिन तौर पर मजबूत समाजी और जज्बाती इन्हिसार है। अब समाजी और जज्बाती इन्हिसार क्या, किस चीज़ को आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे, मैं 100% किस इसमें गारंटी नहीं ले सकता किसी की कि वो क्या कहते हैं, या उनका स्वीडन के साथ कनेक्शन कैसा है। अब स्वीडन के साथ कनेक्शन होने का क्या मतलब है कि क्या वो इंटीग्रेट हो गया सोसाइटी के अंदर, वो ज़बान परफेक्शन में बोल रहे हैं, वो बाकी कोर्सेज कुछ ऐसे उन्होंने स्वीडन के अंदर किए हुए जिस हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन डालती है। लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि अगर आपके बच्चे 21 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप जब अप्लाई कर रहे हो तो उनको करेक्टली बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बच्चा हाफ टाइम जॉब कर रहा है हाफ टाइम पढ़ रहा है, दैट्स ओके एज वेल। इसमें अगर आप पीआर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा पीआर की एप्लीकेशन में पहले जो मेन फैमिली हेड है उसकी पीआर का डिसीजन आएगा, उसके डिसीजन आने के बाद फिर बाकी पूरी फैमिली का डिसीजन चलेगा, क्योंकि पहले फैमिली हेड का डिसाइड होना है कि उसको पीआर मिलनी है या नहीं मिलनी है। अगर उसको मिलनी है तो उसके बाद फैमिली का स्टेटस चेंज हो जाता है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पीआर होल्डर के लिए, थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन एक डिफरेंट सिनारियो बन जाता है। एक्सटेंशन में आप सब के लिए एक जैसा डिसीजन सब के लिए इकट्ठा आएगा, पीआर में आपका डिसीजन सेपरेट आएगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो की जो थोड़ी सी कोशिश थी वो आपको समझ आई है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।